हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू द लीडर सीरीज ऑफ जी स्टार एजुकेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का आगे का टॉपिक दैट इज कॉल्ड द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और आज हम पढ़ेंगे अबाउट द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि मेंडल्स के 3 लॉ थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? क्रॉस बिटवीन द टू पेरेंट्स विद वन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। ठीक है, ठीक, क्या होता है? क्रॉस बिटवीन द टू पेरेंट्स, टू प्योर लाइन पेरेंट्स, या ट्रू ब्रीड बोल सकते हैं, ट्रू लाइन्स बोल सकते हैं। ठीक है, which have only one contrasting character। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। अब एग्जाम्पल के रूप में मैं लेकर के चल रहा हूं, मान लीजिए 2 पेरेंट्स हैं जिनमें हाइट ऑफ स्टेम जो है वो डिफरेंट है। पी प्लांट के अंदर जो कि मेंडल ने लिया था। ठीक है, उन्होंने क्या लिया? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पेरेंट्स कैसे हैं? हमने बात की प्योर लाइन पेरेंट्स है, तो टॉल, ठीक है, उनको क्रॉस कराया गया ड्वार्फ से। मैं इनके साथ साथ बेटा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं फिनोटाइप। इसका फिनोटाइप लिख रहा हूं नीचे। फिनोटाइप्स मतलब किस तरह के दिख रहे हैं वो। ये कैसा दिख रहा है हमें? टोल्स दिख रहे हैं, टोल है, इनकी हाइट, स्टेम की हाइट, और इनकी जो है वो कैसी है? ड्वार्फ है। ठीक है, ध्यान से समझना है। अब इसके अंदर से हमें क्या मिल सकते हैं? 2 गैमेट मिलेंगे, टाइप ऑफ गैमेट सेम है। ठीक है, मान लीजिए एक ये, ओके, ठीक है, टाइप ऑफ गैमेट सेम है, तो सिंगल लिख सकते हैं। इसको मैं रब करके अब क्या कर रहा हूं? इसको सिंगल कर रहा हूं। गैमेट क्या मिला? कैपिटल टी। ठीक है, सारे गैमेट जो भी होंगे वो कैपिटल टी टाइप से होंगे उनके पास। ठीक है, इसी तरह इसी के अंदर जो गैमेट मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? स्मॉल टी टाइप के मिलेंगे सारे। ठीक है, ये क्या है? गैमेट। ठीक है, इनके गैमेट्स जब आपस में फ्यूज होंगी तो क्या बनेगी? हमें पता है फर्स्ट जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन, फिलियल फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, उसका जो जीनोटाइप होगा, वो क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये जीनोटाइप हो गया है। इसका फिनोटाइप क्या होगा? कैसा प्लांट ग्रो होगा? बेटा ये प्लांट होगा टोल। मैं लिख देता हूं। ठीक है, टोल लिख दिया, समझ में आ गई। अब मैं अगर इसकी बात करता हूं, मैं थोड़ा सा इसको अप कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फिनोटाइप। अब इसको क्रॉस कराया इसी जैसे एक प्लांट से जो कि इन्हीं पेरेंट्स से बना था, उसे हम क्या बोलते थे? सेल्फिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फिंग। ठीक है, और ये भी टोल था। समझ में आ गई है? हां, अब हमें यहां इसके गैमेट कैसे मिलेंगे? मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए। अब इसके गैमेट कैसे मिलेंगे? 2 टाइप के गैमेट हमें यहां पर मिलेंगे। कैसे? एक तो गैमेट होगा कैपिटल टी, एक गैमेट के पास होगा
स्मॉल टी। हमें पता है जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो क्रोमोसोम्स जो है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, वो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। आधे एक गैमेट में चले जाते हैं, आधे एक गैमेट में। तभी तो हमें ध्यान है कि स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, तो ये एक गैमेट बन गया है, ये दूसरा गैमेट बन गया है। इसी तरह इसके अंदर से भी एक कैपिटल टी गैमेट बन गया है, एक स्मॉल टी गैमेट बन गया। ठीक है, मैं इसको लिख दूं, गैमेट्स लिख देता हूं। ठीक है, अब F1 जनरेशन में जब सेल्फिंग की जाती है तो हमें क्या मिलता है? F2 जनरेशन मिलती है। क्या मिलती है? F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन कैसे मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, F2 जनरेशन यानी कि सेकेंड फेलियर जनरेशन। अब जब ये वाला इस वाले के साथ फ्यूज होगा, कैपिटल टी, इसका जो जीनोटाइप है बेटा, मैं यहां लिख रहा हूं जीनोटाइप, कैपिटल टी। ठीक है, इसी तरह स्मॉल टी जब किसके साथ करेगा? इसके साथ करेगा, तो हमें क्या मिलेगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है, इसका इसके साथ तो क्या है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, और इसका इसके साथ तो हमें क्या मिला? स्मॉल टी। ठीक है, इसको अगर आप प्यूनेट स्क्वायर में दिखाना चाहें तो प्यूनेट स्क्वायर भी बना सकते हैं हम। प्यूनेट स्क्वायर हमने बात कर ली थी, एक तरफ मेल पेरेंट्स के गैमेट्स और एक तरफ फीमेल पेरेंट्स के गैमेट। ये मेल पेरेंट्स है मान लीजिए, कैपिटल टी, स्मॉल टी, दूसरी तरफ फीमेल पेरेंट्स, कैपिटल टी, स्मॉल टी। हमें क्या मिला? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। यही चीज यहां पर लिखी गई है, ये मैंने उसका प्यूनेट स्क्वायर बना दिया है। ठीक है, इस जीनोटाइप का फिनोटाइप लिखे, फिनोटाइप ये कैसा है? टोल प्लांट मिला, ये भी टोल, क्योंकि कैपिटल टी जो था वो क्या था? डोमिनेंट था। और ये भी टोल, और ये जो है वो है केवल और केवल ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, अब जो मेन जहां से क्वेश्चंस बनने की उम्मीद है, ध्यान रखिएगा बेटा। अब इसके अंदर जीनोटाइपिक रेशियो की अगर हम बात करें, मोनोहाइब्रिड में जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो कैसी है? ध्यान दीजिए, 3 टाइप के जीनोटाइप है हमारे पास। एक है कैपिटल टी, दूसरा टाइप है कैपिटल टी, स्मॉल टी, और तीसरा टाइप है कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है, तो ये कितने हैं? एक है। ये कितने हैं? एक ये और एक ये, 2 हैं। और ये वाला कितना है? 1, 1:2:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो F2 जनरेशन की, ये F2 जनरेशन की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें रेशियो क्या है? 1:2:1। ठीक है, अब मैं अगर इसके फिनोटाइप लिखता हूं, फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें हम, फिनोटाइपिक रेशियो, तो फिनोटाइप कितने हैं? टाइप 1 और 2। फिनोटाइप कितने हैं अगर हम बात करें तो 2 ही फिनोटाइप है। जीनोटाइप की बात करें तो 3 जीनोटाइप है। ये भी अगर ध्यान रख लेना, यहां मैं स्टार मार्क करके लिख रहा हूं इस बात को। जीनोटाइप, या आपके पास आ सकता है नंबर ऑफ जीनोटाइप। नंबर ऑफ जीनोटाइप
कितने नंबर है? 1, 2 और 3, 3 टाइप के जीनोटाइप है हमारे पास, तो नंबर ऑफ जीनोटाइप 3 और नंबर ऑफ फिनोटाइप इन F2 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बेटा ध्यान दीजिएगा, दो ही प्रकार के मिल रहे हैं, या तो हमें टोल मिल रहे हैं या ड्वार्फ मिल रहे हैं, दो ही मिल रहे हैं। और मैं अगर फिनोटाइपिक रेशियो की बात करूं तो टोल और ड्वार्फ में जो रेशियो है वो कितनी है? हमें 1, 2 और 3 टोल मिल रहे हैं। ड्वार्फ कितना मिल रहा है? केवल 1। ये जो सेगमेंट है बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारा सेगमेंट को आप ध्यान से याद करेंगे, इसमें से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। 5 स्टार मार्क कर दीजिए इसको। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन की जीनोटाइप रेशियो 1:2:1, ठीक है। एक बार ये आता है, 2 बार ये वाले आते हैं, एक बार कैपिटल टी, 2 बार कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक बार आ रहा है स्मॉल टी, ठीक है। इसी तरह फिनोटाइपिक रेशियो टोल एंड ड्वार्फ, 3 बार टोल, 3 टाइप के टोल प्लांट मिले हैं, केवल एक प्लांट जो है ड्वार्फ मिला है। समझ में आ गई है? ये बहुत काम आने वाली है आगे, इस चीज को समझिएगा। और नंबर ऑफ जीनोटाइप की बात की जाए तो कितने प्रकार के हैं? एक ये मिल गया है हमें, एक 2 ये मिल गए, एक ये मिल गया और ये मिल गया है, तो नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने हैं? 3। नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हैं? 2। ये याद रखना है। अब मैं बात करता हूं लॉज की, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल जी ने अपने रिसर्च के बेसिस पर 3 लॉज दिए थे। कितने लॉज दिए हैं? 3 लॉज। पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। पहले हम किसकी बात करेंगे? जो हमने बात की है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वो किससे पता चलेगा हमें? लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए हमने क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ना पड़ता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस जस्टिफाइज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन इज जस्टिफाइड बाय द लॉ ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। लिख देता हूं मैं इसको भी, कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उनके मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही ये 2 लॉ वहां पर एक्सप्लेन किए जा सकते हैं या जस्टिफाई हो सकते हैं, ठीक है। और ये केवल तभी होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जब डाई हाइब्रिड क्रॉस या उससे ऊपर का हो, ठीक है। ट्राई हाइब्रिड हो, टेट्रा हाइब्रिड हो, वो अलग बात, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस तो समझ में आ गई है। चलिए अब हम पहले बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस के 3 पॉइंट है बेटा, ठीक है। क्या? ध्यान दीजिएगा, मेंडल्स ने लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में क्या क्या पॉइंट दिए हैं। सबसे पहले कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय discrete unit called factors। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो कंट्रोल किसके द्वारा होते हैं? उस स्पेशल यूनिट हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। और आज के दिन पे फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? जीन्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड, फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन दी पेयर्स। फैक्टर्स जो है बेटा, यानी कि जीन्स जो है वो किस में प्रेजेंट होते हैं? पेयर्स में। फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर। एक्चुअली में हम यहां जीन इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है मेंडल ने दिया था, मेंडल ने उस टाइम फैक्टर ही बोले थे, जीन्स नहीं बोले थे, ठीक है। ये अंडरस्टूड बात है हमारी। फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर, ठीक है। हाँ, अब
तीसरा जो पॉइंट था वो क्या था? इन द dissimilar pair of factor, यानी कि डिसिमिलर पेयर का मतलब क्या करें हम, क्या निकाले? हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, डिसिमिलर वन मेंबर ऑफ द पेयर, अरे मेम्ब्रेन लिख दिया, क्या है? हाँ, वन मेंबर ऑफ द पेयर is dominant and other is recessive। एक ताकतवर है और एक कमजोर है। दो अलग अलग अगर हमें मिलते हैं फैक्टर में, पेयर जो है, पेयर में एक अलग फैक्टर है, एक दूसरा अलग है, यानी कि ट्रे एलील्स है, तो उसे हम, एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। ठीक है, इस से हमें क्या पता चलता है? ठीक है, अभी मैंने क्या बनाया था? मोनोहाइब्रिड कोर्स, वही बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? जब ये पेरेंट्स थे, इनके गैमेट्स को फ्यूज करा करके हमें F1 जनरेशन मिली थी, ये F1 जनरेशन है। ठीक है, क्या है? F1 जनरेशन। ठीक है, और F1 जनरेशन से हमें F2 जनरेशन में, ये जीनोटाइप लिख रहा हूं मैं, आपको पता ही है, कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t, ये किसके हैं? F2 जनरेशन के। ठीक है, यहां लिख देते हैं F2 जनरेशन। ठीक है, ये F1 जनरेशन। अब ये हमें पता चल चुका है। ठीक है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशो भी पता चल चुके हैं। अब ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? कंक्लूजन क्या निकलता है इससे? ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, मिस नहीं करनी है। ठीक है, इन F1 जनरेशन, ठीक है, ये कैसा था? टोल था। द ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी ओनली शोज द कैरेक्टर ऑफ वन पेरेंट, यानी कि F1 जनरेशन में वो जितने भी जो बच्चा है या प्रोजेनी है, जो ऑर्गेनिज्म है या जो पेड़ है, वो केवल और केवल अपने एक पेरेंट का कैरेक्टर शो कर रहा है। ठीक है, एक्सप्लेन्स, क्या एक्सप्लेन कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, explains the expression of only one parent in F1 generation and of both in F2 generation। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात की गई है, तो बताया गया है कि किस तरह से केवल F1 जनरेशन में एक पेरेंट अपने आप को दिखा रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, एक पेरेंट के कैरेक्टर अपने आप को दिखा रहे हैं, जबकि F2 जनरेशन में हमारे पास दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर आ जाते हैं। जैसे कि ये तीनों क्या है? टोल है, ये तीनों टोल है। लेकिन अब
F2 F1 जनरेशन में जब सेल्फिंग की गई तो यहां पे तो कोई भी ड्वार्फ नहीं था, लेकिन F2 जनरेशन में तो ड्वार्फ आ गया ना, ड्वार्फ आ गया। ठीक है, तो ये चीज इसको एक्सप्लेन करती है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझ में आ गया है। और दूसरा कंक्लूजन, फिनोटाइपिक रेशियो भी F2 जनरेशन की एक्सप्लेन होती है, एक्सप्लेन्स दी phenotypic ratio that is 3:1 in F2 जनरेशन। ये एनसीईआरटी की लाइंस है बेटा, इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। यहां से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, असर्शन रीजन आ सकता है, ठीक है, ट्रू फॉल्स आ सकता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इस चीज का एक्सप्लेन करता है, कंक्लूजन है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का, इसे छोड़ना नहीं है। समझ में आ गई है? चलिए, हाँ, अब मैं बात करता हूं सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग, ठीक है। ये क्या बताता है? द एलील्स, एलील्स क्या होता है? डिफरेंट वैरायटी ऑफ जीन्स, ठीक है। डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब है मिक्सिंग। अरे भाई, ब्लेंडर का नाम सुना है? ब्लाइंडिंग करना, ब्लेंडर करना, ठीक है। ब्लाइंड करना मतलब अंधा करना नहीं, ब्लाइंड वो वाला नहीं, ब्लेंड, ठीक है, ब्लेंड करना बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, आपने देखा होगा घरों में चटनी बनाते हैं किसी चीज की, तो उसमें कई चीजें मिक्स की जाती है, ठीक है। टमाटर की चटनी है तो उसमें कुछ और चीजें भी मिक्स करके, पुदीना की चटनी है, कुछ और चीजें मिक्स, तो ब्लेंडर में मिक्स करते हैं। एक मशीन होती है ब्लेंडर, मिक्सी में भी मिक्स करना यानी ब्लेंड करना, ठीक है। तो इस तरह ये ब्लेंड वर्ड का मतलब समझना है मिक्सिंग। द एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, कोई मिक्सिंग नहीं होती, ठीक है, एलील्स में। एंड both the traits of a character are recovered as well as such in the F2 generation, as such in the F2 generation as it is, जैसा कि हमें शुरू में पेरेंट्स में था, वही करेक्टर जो है हमें कहां मिल जाता है, वही ट्रेट ऑफ करेक्टर, करेक्टर तो वही था, हाइट ऑफ स्टेम, लेकिन वही ट्रेट यानी कि ड्वार्फिज्म जो है हमें कहां मिल गया था? F2 जनरेशन के अंदर मिल गया था, जो कि कहां था? पेरेंट्स में था, ठीक है। समझ में आ गई? ठीक है, इसको पूरा लिख लो। थो दिस ट्रेट is not shown in F1 जनरेशन। इस चीज को अभी समझा देता हूं मैं बेटा, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, समझ में आ गई? हाँ, एक इसका मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है, ड्यूरिंग, जिसकी वजह से इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला गया है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन the alleles, the factors or alleles of a pair, the alleles of a pair get segregated, ठीक है, get segregated from each other। segregated मतलब अलग होना, from each other and a gamete have
ओनली। बेटा ये इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स क्यों लिख रहे हैं? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रू फॉल्स, कितनी स्टेटमेंट कौन से लॉ के लिए है, कौन से लॉ के लिए नहीं है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। एक गैमेट हैव ओनली वन एलील फ्रॉम ए पेयर, ठीक है। समझ में आ गई है? कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत? आप समझिएगा, अब समझिए इस चीज को। मोनोहाइब्रिड क्रॉस फिर से बना देता हूं। कैपिटल टी प्योर लाइन को क्रॉस किया गया है। टोल ड्वार्फ, फर्स्ट जनरेशन में हमें क्या मिल गया? कैपिटल टी और सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी, टोल प्लांट मिल गए। F2 जनरेशन में हमें क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये मिला F2 जनरेशन में। ये सिंपल सी बात है, ये तीनों थे हमारे पास, कैसे थे? टोल थे। यहां हम सिर्फ फिनोटाइप की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, जीनोटाइप की नहीं। हमें डोमिनेंट और रिसेसिव से मतलब नहीं है कि कौन सा कैपिटल टी है या कौन सा स्मॉल टी है, यहां ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात और, यूनिवर्सली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अब ये देखिए इन्होंने क्या कहा, मेंडल ने देखा कि भाई ये पेरेंट्स थे, ठीक है, पेरेंट्स को जब क्रॉस किया गया, F1 जनरेशन आई, F1 जो थी वो सारी की सॉरी टोल आई, कोई बात नहीं आ गई, ठीक है। इसमें से ये पता चल गया कि कोई ना कोई डोमिनेंस था, जिसकी वजह से एक रिसेसिव था और एक डोमिनेंट था। रिसेसिव ने अपने आप को शो नहीं किया, डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर गया, ये पता चल गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस वाली बात थी। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि F2 में, जबकि उसके जो F2 के पेरेंट्स कौन है, F1 वाले हैं, F1 ने जब आपस में क्रॉस किया, सेल्फिंग की, तब जाकर के F2 आई। लेकिन भाई F1 में तो कोई भी ड्वार्फ ही नहीं था, कोई भी छोटा नहीं था, तो F2 में ड्वार्फ कहां से आ गया? F1 तो सारे के सारे बड़े थे। यहां मान लिया कि एक बड़ा था, एक ड्वार्फ था, एक टोल था, एक ड्वार्फ था, उनमें से एक ने अपने आप को क्या किया? टोल कर लिया, उसके बच्चे जो थे वो टोल ही पैदा हो गए, कोई बात नहीं, डोमिनेंट निकल गए। लेकिन अब तो दोनों ही टोल थे, अब डोमिनेंट और रिसेसिव का तो चक्कर ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये ड्वार्फिज्म कहां से आ गया? एक बच्चा छोटा कैसे, एक पौधे की हाइट छोटी कैसे हो गई? सोचिए, उन्होंने इस चीज को सोचा, तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो कैरेक्टर्स पीछे से आ रहे हैं, पास ऑन हो रहे हैं, वो मिक्स नहीं हुए हैं कहीं पर, वो खत्म नहीं हुए हैं, वो लगातार चलते जा रहे हैं, गैमीट्स में आगे की आगे बनते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो सेग्रीगेट हुए, अलग हुए, खत्म नहीं हुए या मिक्स नहीं हुए। मिक्सिंग के बाद तो आइडेंटिटी खत्म हो जाती है ना। मान लो मैं किसी चीजों को आपस में मिक्स कर दूं तो आप क्या कहोगे? मान लो पानी, अगर मैं किसी चीज को, दो चीजों को आपस में मिक्स करूं, किस चीज का एग्जांपल लूं आपके लिए? चटनी का एग्जांपल लिया जाए। एक धनिया है, उसके अंदर थोड़ा पानी है, ठीक है, उसके अंदर नमक है, मिर्च है, तो क्या मैं उस चटनी को, अब चटनी बोल रहा हूं, धनिया तो नहीं बोल रहा या नमक तो नहीं बोल रहा, अब उन सभी चीजों की आइडेंटिटी खत्म हो गई है, मिक्सिंग हो गई है, तो वो आइडेंटिटी खत्म हो गई है, वो अपने आप को अलग से कहीं शो नहीं करेंगे। लेकिन ये जो है, ये मिक्स नहीं हुए हैं, जीन्स जो है, एलील्स जो है, वो मिक्स नहीं हुए, वो लगातार चलते आ रहे हैं एज सच, ठीक है। तो ये चीज थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए मेन जो आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, पूरी दुनिया में एक्सेप्ट है ये हर चीज के लिए,
ठीक है, जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, ये ध्यान रखना है। उसके अंदर वेरिएशन है, उसके अंदर अभी हम बात करेंगे, उसके अंदर एक्सेप्शंस हैं, जबकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है बेटा। ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आ गई है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ में आ गया है। इसको अच्छा, इसका एक दूसरा नाम भी है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है। इसका ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स की शुद्धता बनाए रखता है। गैमेट्स या स्पोर्ट्स भी लिख सकते हैं, कई बार स्पोर्ट्स भी आ सकता है बेटा, ठीक है। गैमेट्स अपनी शुद्धता बनाए रखते हैं, ठीक है। यह भी मेन पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। एक थोड़ा सा ट्रिकी बात, थोड़ा सा घुमा करके पूछ सकता है इसमें, क्या? सुनिए, जब अगर मैं बात करूं होमोजाइगस, होमोजाइगस कौन से यहां पर दिख रहा है, ये प्योर लाइंस, ठीक है। होमोजाइगस जो है, अगर होमोजाइगस के अंदर है तो कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, इसको मैं इस तरह से पूछता हूं आपसे। क्वेश्चन बनेगा बेटा, ये ध्यान रखना है अच्छे वाला। अगर होमोजाइगस है तो कितने टाइप के, इसमें से ये हमारा एक गैमेट ऐसा जिसके पास केवल कैपिटल टी है, दूसरा गैमेट कैसा, तो क्या है, केवल सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन होमोजाइगस कंडीशन। ये लिखोगे आप, ये नोट डाउन करोगे, ये होमोजाइगस है, सिमिलर, अरे ई क्यों लिखा है, सिमिलर काइंड्स ऑफ गैमेट्स are formed in homozygous condition, homozygous condition या organism similar kind of, ठीक है। और अगर मैं हेट्रोजाइगस की बात करूं, हेट्रोजाइगस यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो यहां से हमें क्या मिलेंगे, दो टाइप के गैमेट्स मिलेंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो इन हेट्रोजाइगस कंडीशन वी गॉट टू टाइप ऑफ गैमेट्स फॉर्म्ड। लिख लीजिए, in heterozygous condition two kinds of gametes form. ओके, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती है बेटा, ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स की टर्म है, ठीक है। एक हमारा जो इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशंस हो रही हैं या जो रेशियोज आ रही है उसको मेंडल ने बाइनोमियल थ्योरम के साथ एक्सप्रेस किया था, ठीक है। कैसे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन के थ्रू कैसे, क्या, ax प्लस में by का स्क्वायर, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है एक, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अब हम रिलेट कर रहे हैं इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ, ठीक है। ए एंड बी जो है वो है फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील, क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, कितनी बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील, ठीक है।
और x एंड एक सेकेंड, x इस तरह से नहीं लिखा हुआ, क्या गलती है, हाँ पूरा ऊपर लिख लेते हैं, x इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। x एंड y जो है वो क्या है, टाइप ऑफ एलील्स, क्या है, टाइप ऑफ एलील्स या एलील्स लिख लो। अब अगर मैं बात करता हूं किसमें, हेटेरोजाइगस में, F2 जनरेशन के लिए निकाल रहे हैं हम, F1 जनरेशन के लिए नहीं। तो F2 जनरेशन में हमें किस टाइप के कौन कौन से गैमेट मिले, कौन कौन से एलील है, एक कैपिटल T है और एक स्मॉल t है। और ये कितने चांसेस हैं इसके 1/2 चांसेस हैं, दोनों के आधे आधे 50-50%, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है 1/2। अब इस वैल्यू को, और एलील कौन से हैं हमारे पास, दो टाइप के एलील है, कैपिटल T और स्मॉल t। अब इनकी वैल्यू पुट कर दी जाए, यानी कि कैपिटल T को x मान लिया है, स्मॉल t को y मान लिया है, ठीक है। अब ये वैल्यूज है हमारे पास और ये वैल्यू है, इसको पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में। तो a क्या है, फ्रीक्वेंसी है किसकी, मान लो कैपिटल T की। तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने, ये लिख दिया x इज इक्वल टू T था, कैपिटल T था, और a इज इक्वल टू हाफ, प्लस में हाफ b इज इक्वल टू हाफ, और y क्या है, स्मॉल t है, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, हाफ कैपिटल T प्लस में हाफ स्मॉल t, एक, और इसको मल्टीप्लाई करना है हाफ कैपिटल T प्लस में हाफ स्मॉल t से। इसका मतलब स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो इसका मतलब तो यही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको फर्स्ट इन दोनों के साथ, तो फर्स्ट 1/4, एक, दो को दो से गुना करोगे 4, ठीक है, कैपिटल टी। इसको इसके साथ किया मैंने तो क्या आया, 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। ये कैपिटल टी था, ये स्मॉल टी था। अब इसका हो चुका है, अब इस वाले को इन दोनों से गुना करना है। तो प्लस में इसको किया 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी। बेटा ये बच्चों को समझ में नहीं आती है, एक्सप्रेशन दी गई है तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन को समझ लीजिए, ठीक है। और इस वाले को अब इससे किया प्लस में स्मॉल टी, ठीक है, ये चीज आ गई है, अब देखिए ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं क्योंकि ये इनके पीछे सेम है, जबकि ये अलग है। तो अब हमारे पास इसके बाद इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, अब देखिए 1/4 प्लस में 1/4, अगर मैं इसको यहीं पर लिख के दिखाऊं, मैथमेटिक्स है, ठीक है, इसका एलसीएम लेकर के 4, 1 + 1, 2 + 4 इज इक्वल टू 1/2। ये मैथमेटिक्स है बेटा, 10th तक करते आ रहे हो इस तरह से, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस में 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस में अरे ये 1/4 आएगा बेटा, यहां गलती है, ये 1/4 क्योंकि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है ना, ये 1/4 ही आएगा, ठीक है। ये गलती मत करना, मैंने गलती कर दी है, 1/4 स्मॉल टी, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई है। ये इसकी रेशियो बताती है बेटा कि ये 1 है तो ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। 1/4 अगर मैं बात करूं, एक रुपए का
चौथाई हिस्सा 1/4 हिस्सा 25 पैसे, आधा हिस्सा 50 पैसे और फिर चौथाई हिस्सा 25 पैसे। हिसाब कर लीजिए, इस चीज को समझ में आ गई है बाइनोमियल एक्सप्रेशन को। अब इजीली है, ए और बी जो है वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दी है कितनी बार, आधी बार आधी बार, ठीक है 50-50%। इनकी वैल्यू हमने ए और बी की यहां पुट कर दी है। एक्स एंड वाई जो है एलील्स है, कैपिटल टी को एक्स बड़ा कैपिटल टी को एक्स मान लिया है, स्मॉल टी को वाई मान लिया है, ठीक है। चलिए इसके बाद डेविएशन फ्रॉम लॉ ऑफ डोमिनेंस। अभी मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। इसकी कुछ क्या है लिमिटेशंस है, कुछ क्या है डेविएशंस है। चलिए तो पहला है डेविएशन में जो हम पढ़ते हैं लॉ जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहती है कि जब दो एलील्स डिफरेंट एलील्स होते हैं, यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, तो वो किसी भी पेरेंट्स के जैसा नहीं दिखता है। जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने क्या पढ़ा था कि F1 जनरेशन जो है वो एक पेरेंट जैसी होगी। F1 जनरेशन के जो बच्चे हैं पहली जनरेशन के, वो किसी ना किसी पेरेंट्स जैसे होंगे। लेकिन ये क्या कहता है कि वो F1 जनरेशन के जो बच्चे हैं वो किसी भी पेरेंट जैसे नहीं है, बिल्कुल उनमें से सब में से अलग होंगे। इसे ब्लेंडेड इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। देखिए क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लेंडेड इनहेरिटेंस। ठीक है, both the alleles shows partially, both the alleles shows their expression partially, मतलब आधा आधा शो करना, आधा आधा शो करना। दोनों एलील्स अपने जो अपनी वजूद है, अपना जो अस्तित्व है वो आधा आधा ही शो कर रहे हैं। हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहा था कि एक पूरी तरह से अपने आप को शो करेगा, पूरी तरह से डोमिनेट करेगा, दूसरा नहीं करेगा अपने आप को शो, ठीक है। लेकिन यहां दोनों ही आधे आधे अपने आप को शो कर रहे हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल्स जो है वो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल एक है 4 ओक प्लांट, 4 ओक प्लांट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिराबिल्स जिलापा। ये छोटा लिख लीजिए, ठीक है। साइंटिफिक नेम है तो इसको अंडरलाइन भी करना है, कोशिश कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। मिराबिल्स जिलापा। और दूसरा जो है जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है डॉग फ्लावर, क्या बोला गया है, डॉग फ्लावर। और इसको दूसरा दो नाम और दिए गए हैं, स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन एंड एंटीरहिनम। ठीक है, ये याद रखना है। अब इसके अंदर कैसे होता है बेटा, एक्चुअली में इसमें जो प्योर लाइन है, हमने क्या इसमें वही लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला काम करना है। पहले इसके लिए मैं अलग पेज ले लेते हैं, देखिएगा कैसे। हाँ, आर आर स्मॉल आर,
ये क्या करेक्टर की बात कर रहा हूं, पहले करेक्टर की बात करते हैं, फ्लावर की कलर की, कलर ऑफ द फ्लावर। ठीक है, कैसा, एक पेरेंट्स लिए जिन प्योर लाइन ली जिनका कलर जो था वो कैसा था, रेड कलर के थे, फ्लावर जो थे वो रेड कलर के थे। दूसरा जो पेरेंट्स जो थे उनके फ्लावर कैसे थे, वाइट कलर के। ठीक है, प्योर लाइन। लेकिन जब इनको क्रॉस करवाया गया F1 जनरेशन के अंदर, अब मैं गैमेट्स वगैरह बना करके नहीं दिखा रहा हूं बेटा, से डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, तो आपको आना चाहिए। अब कैपिटल R और स्मॉल r बनेंगे। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता था कि ये जो प्रोजेनी है, ये जो बच्चे हैं या जो प्लांट बना है, उसके फ्लावर के कलर जो थे वो या तो रेड होना चाहिए या व्हाइट होना चाहिए। लेकिन ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को मानता ही नहीं है। ये कहता है ना तो मैं रेड बनूंगा ना व्हाइट बनूंगा, मैं इनके बीच का बनूंगा। दोनों ने झगड़ा कर रखा है, बीच का काम करो भाई अपना, मैं पिंक कलर बनूंगा। रेड और व्हाइट को जब मिक्स किया जाता है तो पिंक कलर बनता है। ठीक है, तो ये बोला मैं तो पिंक बनूंगा भाई, मैं नहीं बनता, इन दोनों की लड़ाई में मैं नहीं आता। ठीक है, तो उसके बाद इसने क्या किया, जब इनको इससे सेल्फिंग की गई, F2 जनरेशन बनाई गई, तो हमें क्या क्या मिला, कैपिटल R, F2 जनरेशन लिख लो, यहां पर गलती नहीं करनी है, यहां से बहुत सारे अच्छे पॉइंट मिलेंगे बेटा, ध्यान देना है। कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल r। अब ये हमें मिला। अब भाई इनमें कोई लड़ाई नहीं है आपस में, दोनों एक जैसे हैं, तो भाई ये बोला मैं तो वापस रेड हो जाऊंगा, हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं है। ये बोले लड़ाई है तो हम बीच का रास्ता निकालेंगे, हम बनेंगे पिंक, हम बनेंगे पिंक। ठीक है, ये दोनों बोले आपस में लड़ाई मत करो, बीच का रास्ता निकालो, पिंक बनो। ये क्या बोले, अब इनमें बीच में एक जैसे हैं तो कोई लड़ाई नहीं है, ये बोले हम तो हमारे जैसे वाइट ही बनेंगे। ठीक है, अब यहां जो ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, कितने टाइप के जीनोटाइप है, 1, 2 और 3। कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r। ये कितने हैं, 1 है, 1। ये कितने हैं, 2 है, 2। और ये कितना है, 1 है। ठीक है, अब इसकी जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो कैसी है, फिनोटाइपिक रेशियो। हाँ भाई, कितने टाइप के फिनोटाइप हैं बेटा, रेड, पिंक और व्हाइट, 3 टाइप के फिनोटाइपिक रेशियो हैं। जबकि हमने वहां मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ध्यान होगा, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को मानता था, वहां 2 टाइप के फिनोटाइप थे, यहां कितने हैं, 3 टाइप के। तो पूछा जा सकता है कौन कौन से, रेड, पिंक और व्हाइट, 3 टाइप के फिजिकल अपीयरेंस मिली, 3 टाइप के प्लांट के अंदर फ्लावर मिले। रेड कितने टाइप के, 1, पिंक कितने, 2 और व्हाइट कितना, 1। अब यहां देखिए, फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो एंड फिनोटाइपिक रेशियो आर सेम इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये दोनों जो है बराबर हैं। जीनोटाइपिक रेशियो एंड फिनोटाइपिक रेशियो आर सेम इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये चीज याद रखनी है, ये मेन पॉइंट है बेटा इसका। ठीक है, यहां गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन बनता है कि फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो आर सेम इन विच प्लांट, प्लांट के नाम, मिरापिल ज़िलापा, 4 o'clock प्लांट या डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, एंटीरहिनम, 3 नाम एक साथ। ठीक है, चलिए इसके बाद सेकंड जो डेविएशन जो हमने पढ़नी है यहां पर अभी, वो है कोडोमिनेंस। को मतलब इकट्ठा, डोमिनेंस मतलब दिखाना। यहां पर
यहां पर क्या हो रहा है, both the alleles express themselves, express themselves equally, बराबर, ठीक है, वहां तो इक्वली या फुली, इक्वली एंड फुली लिख लो, फुली एक्सप्रेशन। वहां पर क्या हो रहा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वो अपने आप को आधे आधे शो कर रहे थे, पार्शियली शो कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहां पर दोनों एलील्स अपने आप को पूरी तरह से शो करते हैं, पूरी तरह से शो करते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, ABO blood grouping in humans, एपीए ब्लड ग्रुप के अंदर एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि क्या शो करता है, कोडोमिनेंस शो करता है। कौन सा है, चलिए बात करते हैं। सॉरी, हाँ जी बेटा ध्यान दीजिए, ब्लड ग्रुप जो है वो एक्सप्रेशन किसके द्वारा होता है, एक जीन है, जीन आई। जीन आई जो है वो क्या करता है, ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है, ठीक है। जीन आई कंट्रोल्स ABO ग्रुपिंग, ABO ब्लड ग्रुपिंग। अब सुनिए, जीन आई के हमें, जीन है इसकी 3 एलीलिक फॉर्म है। जीन आई के, यहां पर लिख रहा हूं, जीन आई के हमारे पास 3 एलीलिक फॉर्म है। एक है कैपिट, उसको नाम दिया है IA एलील, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी होता था ना, सिर्फ 2 ही थे, लेकिन इसके 3 है बेटा, कैपिटल I उसके साथ B, ठीक है, कैपिटल I उसके साथ A, और तीसरा है स्मॉल I, तीसरा है स्मॉल I। ये जीन जो है वो क्या करते हैं, उससे क्या, कैसे ब्लड ग्रुप का पता चलता है, समझिएगा। ये तीनों जो एलील्स हैं ये अलग अलग जो है शुगर प्रोडक्शन में काम करते हैं। जीन आई जो है वो शुगर प्रोडक्शन में काम करता है, और वो शुगर कहां पर जाकर के लगती है, ये मान लीजिए आरबीसी है, आरबीसी के यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकलती है, वो शुगर इस तरह से बाहर निकलती है, और वो कौन सी शुगर बाहर निकली है उसी से पता चलता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। ये तीनों अलग अलग शुगर शो करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं प्रोड्यूस different kind of sugar, ठीक है। जीन आई के ऊपर कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी जो है वो अलग अलग टाइप की शुगर प्रोड्यूस करते हैं, जबकि स्मॉल आई जो है डू नॉट प्रोड्यूस शुगर, डू नॉट प्रोड्यूस शुगर। अब भाई ये जो है शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। अब हमें पता है, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो डिप्लॉयड हैं, उनके अंदर 2 ही टाइप के एलील हो सकते हैं, चाहे ये इसके साथ हो, चाहे ये इसके साथ हो, ये इसके साथ हो, ये या आपस में इनके साथ हो। तो 4 से हमारे पास कुछ कंडीशंस बन सकती हैं। क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, मान लीजिए व्हेन
कैपिटल आई, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ए, ये कंडीशन हो सकती है। जैसे हम वो करते थे बेटा टी टी, ठीक है, उसी तरह, लेकिन बस यहां पर उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास क्या है, आई है और उनके साथ लगा हुआ ए, ठीक है। अब ये कंडीशन हो सकती है, ए वाली कंप्लीट करते हैं, ये स्मॉल आई के साथ हो सकता है, या ए जो है वो इसके साथ हो सकता है। ए तीनों के साथ हमने लिख दिया है, ए खुद के साथ, ए छोटे आई के साथ, ए बी के साथ, ठीक है। अब मैं बी की लिख दूं बात, बी, बी बी के साथ हो सकता है, बी छोटे आई के साथ हो सकता है, बी ए के साथ तो हमने लिख ही दिया है, ये कंडीशन तो आई चुकी है, ठीक है। अब छोटे आई की बात है, छोटा आई इसके साथ आ चुका है, ए के साथ, छोटा आई बी के साथ आ चुका है, छोटा आई खुद के साथ नहीं आया है, वो लिख दिया है, ठीक है। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कंडीशंस हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है। 6 कंडीशन हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है। अब इससे जो ब्लड ग्रुप हमें पता है, इससे जो ब्लड, इनसे, सॉरी एक सेकंड, इनसे जो ब्लड ग्रुप आता है वो आता है ब्लड ग्रुप ए। कैसे आता है अभी बात करेंगे। इससे जो आता है ब्लड ग्रुप ए बी आएगा, इन दोनों से जो कंडीशन है ब्लड ग्रुप बी आएगा, और इससे जो कंडीशन है वो ब्लड ग्रुप ओ आएगा, ठीक है। अब सुनिए, अब जब इसके अंदर की बात करेंगे, चलिए लेकर के ही चलते हैं कंडीशंस को, तभी समझ में आएगी। हाँ, व्हेन IA both alleles produce sugar A, produce sugar A टाइप की शुगर, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं इसकी आरबीसी बनाऊं तो कैसी बनेगी, ये आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी, और मैं एक टाइप दे देता हूं, एक कलर दे देता हूं, ए शुगर को कौन सा कलर दूं, व्हाइट कलर दे दिया मैंने, व्हाइट कलर। मान लो ए शुगर जो है वो व्हाइट कलर की है, तो ये हमारे पास आ गई, ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन व्हेन ए और स्मॉल आई, ठीक है, ये जीन क्या करेगा, प्रोड्यूस ए शुगर, ए एक टाइप की शुगर को प्रोड्यूस करेगा, और ये जो है डू नॉट प्रोड्यूस शुगर, ये क्या है, डू नॉट प्रोड्यूस शुगर, ये शुगर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर की जो आरबीसी बनेगी वो कैसी बनेगी बेटा, ये आरबीसी ये व्हाइट कलर की शुगर थी, तो ये प्रोड्यूस किया इसने, व्हाइट कलर की शुगर लग गई, ये ब्लड ग्रुप हमारा बन गया, इसका कोई भी इफेक्ट यहां पर नहीं आया, ठीक है। अब मैं बात करता हूं तीसरी कंडीशन, क्या हो गया, हाँ, व्हेन ये वाली कंडीशन, ठीक है, इसके अंदर दोनों बी टाइप की शुगर प्रोड्यूस करेंगे, बी टाइप शुगर, ठीक है। अब वो कैसी होगी, मान लो मैं ये आरबीसी है, आरबीसी, अब मैं उसको ग्रीन कलर की शुगर दिखा रहा हूं बेटा, बी टाइप को, ये हमारी इसके अंदर शुगर आ गई, ठीक है। उसके बाद
जब when ये कंडीशन हो, कैपिटल आई बी के साथ और स्मॉल आई हो, तो उस टाइम पर आरबीसी कैसी होंगी, आरबीसी, ये आरबीसी है और मैंने ग्रीन कलर में दिखाई, तो ऑफ कोर्स ये बी टाइप की शुगर प्रोड्यूस करेंगे, जबकि आई जो है वो एक भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ये कंडीशन यहां पर आ जाएगी आरबीसी की। सिंपल सी बात है। अब जो मेन जो हमें याद रखना है, दो बातें, अब दो कंडीशंस हम बात कर रहे हैं। अगर when कैपिटल आई ए के साथ, कैपिटल आई बी के साथ प्रेजेंट हो, तब क्या दोनों क्या करेंगे, बोथ, ये क्या करेगा, प्रोड्यूस ए शुगर, ये कौन सी शुगर प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस ए टाइप शुगर। शुगर के नाम नहीं करने हमने, बस नाम रखा है एक बार। ये क्या करेगा, प्रोड्यूस बी टाइप शुगर। ये कैसी शुगर प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस बी टाइप शुगर, ठीक है। और अब इनकी जो आरबीसी है वो कैसी होगी, अब हाँ, हमने ए टाइप की शुगर जो थी वो व्हाइट कलर में बनाई थी, तो ये व्हाइट कलर ए टाइप आकर के जुड़ गया भाई, ये ठीक है। इसके ऊपर लिख लो ए ए ए ए ए, ठीक है। लेकिन बी टाइप की कैसी थी, ग्रीन कलर में बनाई थी, बी टाइप की शुगर, बी 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 बी। अब ये देखिए, इसका जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी, और ब्लड दोनों ही अपने आप को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, दोनों ही पूरी तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कम है, पूरी तरह से दोनों बराबर और पूरी तरह से एक्सप्रेसफुली, ठीक है। तो ये जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो कोडोमिनेंस का क्या है, एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है। और तीसरी एक लास्ट कंडीशन भी कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दोनों ही स्मॉल आई है, दोनों ही स्मॉल आई है, तो ये इसकी आरबीसी है। अब ये दोनों ही क्या है, शुगर प्रोड्यूस नहीं करते, तो इनकी आरबीसी जो है वो क्या है, उनके ऊपर कोई, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कोई भी शुगर नहीं है। और ये कौन सा ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस करते हैं, ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। इसकी डिटेल हमने काफी बार, हमने ध्यान होगा आपको 11th क्लास में जो सर्कुलेशन वाला चैप्टर है, ब्लड टॉपिक है, वहां पर डिटेल भी करी है एंटीजन एंटीबॉडीज के बारे में, वहां हम इसको डिटेल में भी करते हैं, ठीक है। और ए बी और ब्लड ग्रुपिंग किसका एग्जाम्पल है, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पे बता रहा हूं, हम पढ़ चुके हैं, मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है, यानी कि तीन तरह के एलिज्म, जो हम एलीज जो है मेनली दो तरह के मिल रहे हैं हमें, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन यहां तीन तरह के एलीज मिले, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है बेटा मल्टीपल एलिज्म का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। साथ ही साथ कोडोमिनेंस का तो है ही है, ठीक है। समझ में आ गई है, चलिए आज हम इतना करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक है वो हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस है और थर्ड लॉ है। उसके बाद हम क्रोमोसोमल लिंक थ्योरी पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस की, साथ ही साथ आगे जो डिजीज वाला टॉपिक है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।